हाँ जी, नमस्ते। ध्यान से पढ़िएगा। ये दो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फॉर्म भरते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखें, अदरवाइज आपके साथ दिक्कतें हो जाएंगी। बाद में आप केस करते हुए रहेंगे और केस का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर है। मैं बार बार कहता हूँ कि नोटिफिकेशन पढ़ा करो, बट नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, मैं इस पॉइंट्स को पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से पढ़िएगा। इन अकॉर्डेंस विद पैरा 9 का फोर्थ पार्ट ऑफ द नोटिफिकेशन डेटेड 5 मई 2022 ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से 378 कैटेगरीज हैं। वेरियस पोस्ट इनटू 58 ग्रुप में कर दिया गया है। एक कॉमन रिटन एग्जाम होगा हर एक ग्रुप के लिए। इस ग्रुप विद द कंडीशन दैट द डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट के बेस पे सबको दिया जाएगा। ऑप्शन गिवन फॉर दैट पोस्ट, ठीक है, ऑप्शन दिया जाएगा। ए कैंडिडेट में हैव हिज सुटेबिलिटी फॉर पोस्ट ऑफ पोस्ट विद इन द ग्रुप एंड आउटसाइड द ग्रुप बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर क्वालिफिकेशन। देयरफॉर एवरी कैंडिडेट शैल फिल हिज और हर ओपिनियंस फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल चॉइस के हिसाब से प्रत्येक कैंडिडेट अपनी अपनी ऑप्शंस भरेगा पोस्ट का। अब मुझे पता नहीं, अभी ये इतना इंग्लिश भी नॉर्मल समझ नहीं आएगी तो क्या ही करेंगे वो। द कैंडिडेट शैल फिल फर्स्ट प्रेफरेंस ऑन टॉप। आपको मान लो कि स्टाफ नर्स का पेपर दे सकते हो, आपको 12th वाला भी दे सकते हो। अब आपको लगना है स्टाफ नर्स, ठीक है, तो स्टाफ नर्स फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। आपको जेई लगना है, ठीक है, लेकिन साथ में भरोगे आप 12th वाला भी, तो आप जेई को फर्स्ट प्रेफरेंस। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रेफरेंस के हिसाब से ही आप टॉप में भरेंगे। जो पहले पोस्ट है, मेरे को तो इन सारी पोस्टों में से मैं इनके लिए एलिजिबल हूँ, मुझे पहले भी ये चाहिए तो वो पहले भी भरो। जो मुझे लगता है कि ये चल नहीं मिली तो फिर दूसरे नंबर वाली भरो, ठीक है। फिर मुझे दूसरे पे ये चाहिए, ये ना मिले तो ये सही, ये ना मिले तो ये सही, ये ना मिले तो ये सही, इस तरीके से प्रेफरेंस भरनी है। कुछ ना मिले तो लास्ट वाले मिल ही जाएगी, लेकिन मिलेगी वही जिसमें आप एलिजिबल हो। अब ये नहीं है कि आप आपने डिप्लोमा कर नहीं रखा स्टाफ नर्स का और वो मैं स्टाफ नर्स लगूंगा, कैसे लग जाओगे। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिसमें आप सूटेबल होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगी। उनमें नहीं तो बचेंगे तो वो वेटिंग में चला जाएगा। तो ये रहेगा सबसे पहला पॉइंट। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आप अपेंडिक्स भी देख सकते हैं जो दिया हुआ है, एज वगैरह मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन का अलग से एक पीडीएफ आई है, वो देख लेना। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इन केस ऑफ द पोस्ट वेयर इक्विवेलेंट वर्ड इज मेंशन इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इक्विवेलेंट वर्ड कहीं भी यूज किया है तो आपको उसका रिलीवेंट इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपको फॉर्म भरते टाइम लगाना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूँ क्या है इक्विवेलेंट का मीनिंग। मान लो कि आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है और वो 12th के इक्वल माना जाता है, तो उसका आपको लगाना पड़ेगा कि ये 12th के इक्वल है, तो कोई उसका कोई प्रूफ हो सकता है हम अब प्रोवाइड करवा दे जैसे मिलेगा। तो ऐसे ही मान लो कि अब कई कहते हैं जी बीबीए तो सेम ही है बीकॉम के। अगर आपको लगता है कि बीबीए बीकॉम के सेम है तो आप ऐसे करिए, जो सेम आप बोल रहे हो इक्विवेलेंट बोल रहे हो, तो वो उसका कोई प्रूफ तो होगा, कोई यूनिवर्सिटी ने आपको लिखित में तो दिया होगा, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप साबित नहीं कर पाए, आपको अभी फॉर्म भरते टाइम वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी फाइनल डिसीजन सिलेक्शन के रिगार्डिंग जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट अथॉरिटी लेगी। इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट, अब मान लो आप इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, तो आप इसके लिए शैल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर दैट, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। बाद में कहे जो होता तो है हमें तो मिला नहीं, ये बातें नहीं चलती हैं, ठीक है। आपको लगता है कि ये इक्वल है कोई चीज़ किसी के, तो आप उसके लिए प्रूफ सबमिट करवाइए। बी पॉइंट पे देखते हैं। ऑल कैंडिडेट शुड फुलफिल द क्वालिफिकेशन ऑन कट ऑफ डेट। अब कहिए जी मैं तो बाद में की, भाई तुमने अभी जो भी लास्ट डेट है इस फार्म की, ठीक है, इस फार्म की लास्ट डेट देखिए, और जो भी लास्ट डेट है उसी लास्ट डेट के हिसाब से ही आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये फार्म नए सिरे से भरे जा रहे हैं, और नए सिरे से फार्म भरे जा रहे हैं, तो आप इस नए सिरे के हिसाब से, मतलब जो भी है, जो अब ये फार्म निकल रहे हैं, इसी के बेस पे आपको अब जॉब मिलेगी। तो इसके हिसाब से देखिए कि आपका मान लो डिप्लोमा आज हो गया ख़त्म, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आज आपके पास उसके डीएमसी वगैरह आ गई है,
ठीक है। क्लोजिंग डेट है भाई 5/4, ठीक है, 5/4 यानी 5 अप्रैल, ठीक है। तो उस तारीख तक डीएमसी के हिसाब से ये डेट ऑफ बर्थ है मेरा, ठीक है। तो एक्चुअल नहीं है, तो 5/4 के हिसाब से ही आपको ये भरना होगा, ठीक है। 5/4 से पहले पहले जो डीएमसी आपके पास आ गई, जो डिग्री आपके पास आई, डिग्री नहीं लगानी है, डीएमसी जरूर लगानी है, ठीक है। डिग्री लगाएं तो बात अलग है, डीएमसी फाइनल ईयर ग्रैंड टोटल वाली लगानी है, तो चाहे आपका डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो कुछ भी हो, ठीक है, लास्ट ईयर वाली वो लगानी है। अब इस नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए इसी में, इफ ए कैंडिडेट क्लेम एलिजिबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इक्विवेलेंसी इन सेम लाइन एज पर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। अब यहाँ से समझे भाई, जो डिप्लोमा वाले हैं, ठीक है, डिप्लोमा कर रखा है आईटीआई का, कईयों ने पॉलिटेक्निक का कर रखा है, कईयों ने बीटेक की डिग्री कर रखी है, तो वो सेम लाइन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इक्विवेलेंट है, और सेम लाइन में क्वालिफिकेशन विच हैज़ बीन प्रेसाइज्ड पर्टिकुलर दैट। तो इसमें अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी हायर है सेम लाइन में, तो आप उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो कंसिडरेशन ऑफ इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट एट द लेवल ऑफ कमीशन विल ऑलवेज बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू इट्स एक्सेप्टेंस बाय इंटेंडिंग डिपार्टमेंट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। हाँ, लेकिन वो उस डिपार्टमेंट से ये पूछेंगे जरूर कि भाई ये इसमें कर सकते हैं कि नहीं, तो आपको उस बेस पे सेम लाइन में मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी की मांगी और आपने उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपके पास है, ठीक है, तो आपको उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। ये सी पॉइंट इसको पढ़ने के लिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात जो मैं कह रहा हूँ। फर्दर ए कैंडिडेट क्लेम्स एलिजिबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन, ये दे रखा है जैसे इन सेम लाइन एज प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर, इन दैट केस ही शी should provide certificate duly issued by competent authority therein clearly stating that the education qualification is higher in same line to the qualification which has। अब इसके लिए भी इन्होंने क्या कर दिया है कि आप सेम लाइन में तो ठीक है, लेकिन आप इसके लिए भी अथॉरिटी जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे ये डॉक्यूमेंट लेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे। वैसे किसी एक दो कोई ले लो, बाकी सबको तो वो उसी की कॉपी लगा देना, ठीक है। तो सेम लाइन में, तो वो प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो भी फिर कौन सा, ये हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर दे रखा है 2016 में कोई आई थी। तो फर्दर ही सेट कंसिडरेशन ऑफ हायर क्वालिफिकेशन इन सेम लाइन एट द लेवल ऑफ कमीशन विल ऑलवेज बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू इट्स एक्सेप्टेंस बाय द इंटेंडिंग डिपार्टमेंट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। तो बस ये वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से करेंगे भाई आपके लिए सही है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद वो एलिजिबल उसके लिए हो जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यानी हायर क्वालिफिकेशन वाले भी वैलिड होंगे, बट आपको उसके लिए भी क्या देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको लगाना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, डिटेल्स ऑफ सिलेबस आपको अपेंडिक्स सी में मिल जाएगा, और टेंटेटिव कैलेंडर आपने देख ही लिया होगा। इन थोड़ी सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। ये आपके 97.5 मार्क्स का पेपर होगा, 2.5 मार्क्स वही मिलेंगे आपको, ठीक है। 2.5 मार्क्स में आपको पता है कि ना तो खुद जॉब पे होने चाहिए, ना फैमिली में, फैमिली के डेफिनेशन आपको पता ही है, ठीक है। ग्रॉस एनुअल इनकम जो है, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन शुड बी लेस देन 1,80,000। अब आपकी जो है इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कब की इनकम देखी जाएगी। अब आपकी इनकम देखी जाएगी 2022 से 23, क्योंकि ये 31 मार्च के बाद की लास्ट डेट है, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट, कट ऑफ डेट जो है इससे पिछले साल, तो वो अप्रैल हो गया कट ऑफ डेट, तो इसमें 22 से 23 की देखी जाएगी, ठीक है जी। फैमिली क्या है, हिमसेल्फ, हिज फादर, मदर, वाइफ और अनमैरिड ब्रदर और सन, ठीक है। तो कोई भी मेल है उसके लिए तो डेफिनेशन है कि वो, उसकी पिताजी, उसकी मदर, उसकी वाइफ, उसका अनमैरिड ब्रदर और बेटा, ये जॉब में नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो खुद भी नहीं होना चाहिए। फीमेल अनमैरिड के लिए वो नहीं होनी चाहिए, उसका पिता, उसकी माता और उसका अनमैरिड ब्रदर जॉब में नहीं होने चाहिए। फीमेल मैरिड के लिए वो नहीं होनी चाहिए, उसका ससुर, उसकी सास और उसका देवर और उसका बेटा, देवर अनमैरिड हो तो उन केसेस में उसको नंबर नहीं मिलेंगे। डिवोर्स फीमेल एप्लीकेंट है तो वो जॉब पे ना हो, उसके फादर ना हो, मदर ना हो, भाई ना हो और बेटा अनमैरिड, ठीक है।
हाँ, विडो के नंबर मिलेंगे। इसके अलावा द फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डेड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स। अब इसमें जो 15 साल वाला मैटर है वो हटा दिया गया है, बस इतना लिखा है फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड को मिलेंगे अगर उसके पिताजी की उम्र 42 साल से कम रही हो मृत्यु के समय। ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है थर्ड पॉइंट में लिखा है फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड डेड बिफोर द एप्लीकेंट अटेंड द एज ऑफ 15, या फिर बच्चे की जो उम्र है फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड की 15 साल ना हुई हो, पिताजी भले ज़्यादा के भी हो लेकिन बच्चे की उम्र 15 साल से कम हो जिस टाइम पे डेथ हुई। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है। इनमें से कोई एक भी क्लियर है आपका है एलिजिबल तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब तक नहीं दे रखा था ये अब इस बार दे दिया। परिवार पहचान पत्र और सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंप्यूटर अथॉरिटी स्पेसिफाइड परफॉर्मा। ठीक है, अब ये आपको सीधी सी क्लियर होगी कि पीपीपी के तहत ही आपको मिलेगा या कोई सर्टिफिकेट देंगे तो। इफ द एप्लीकेंट बिलोंग टू सच ए डी नोटिफाइड ट्राइब, विमुक्त जाति और तपरीवा जाति और नोमैडिक ट्राइब। ठीक है, वो ना तो एससी का होना चाहिए ना बैकवर्ड क्लास का, उसको भी 2.5 मार्क्स मिलेंगे। और if the applicant he she shall be awarded 0.5% weightage for each year or part thereof exceeding 6 months of experience in the same or a higher post। एक तो ये सेम वाला वर्ड समझ लो, कई क्या कहते हैं जी मैं पुलिस में लग रहा हूँ जी, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर में नंबर मिल जाएंगे, कैसे मिल जाएंगे? सेम पोस्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वीएलडीए वाले हैं पीछे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा रखे थे, 35,400 बेसिक दे रहे थे, तो वो वीएलडीए के लिए एलिजिबल है, उनको मार्क्स मिल जाएंगे उसके। ठीक है, एएनएम जीएनएम वगैरह लगती हैं, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं एनएचएम वगैरह में, तो उनको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेम पोस्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि मुझे तो दर्जी का काम आता है और वहाँ जाके आपको कल किसी के दर्जी वाला काम कर में क्या कमाएगा? इतनी कॉमन सेंस तो रखो कि सेम पोस्ट होनी चाहिए। हायर पोस्ट हो, आप इंस्पेक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, मान लो इंस्पेक्टर, तो अब रेगुलर लगना चाहते हैं तो आप इंस्पेक्टर से नीचे वाली पोस्ट यानी किसी भी कांस्टेबल में, ठीक है, लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है जी, 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम होना चाहिए तभी मिलेगा। अदर कंडीशंस, नो एप्लीकेंट शैल बी गिवन मोर देन 2.5 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है, और एक ही बार मिलेंगे लाइफ टाइम, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आपको एक ही पोस्ट मिलेगी भाई, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, हाँ ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ इसलिए प्रेफरेंस ध्यान से भरें। और इफ ए पर्सन रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस वाइल वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड अंडर हरियाणा इन स्टेट, तो वट सो एवर रीजन ही और एनी अदर फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम वेटेज अगेन अंडर सोशल। हाँ, कहीं अगर रिजाइन दे दिया हो तो भी आपको नहीं मिलेगा। कई ग्रुप डी मैंने 10 दिन की तो नंबर नहीं मिलेंगे भाई। ठीक है, ऐसा ना सोचें कि जब तो है ही नहीं जॉब, अब नहीं पास्ट में भी नहीं होनी चाहिए। चाहे रिटायरमेंट हो, कहीं कहते हैं जी मेरा ससुर रिटायरमेंट हो चुका, भाई नहीं मिलेगी जॉब। ठीक है, वहाँ पे एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ वर्डिंग, एग्जैक्टली वर्डिंग ये है कि ना प्रेजेंट में जॉब होनी चाहिए ना पास्ट में, इज वॉज और हैज़ बीन। ठीक है, तो ये इज वॉज अच्छे से पढ़ लेना। चलो जी, ये सारी चीज़ें हैं। 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, मैं ये थोड़े पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट डेट के हिसाब से किया जाएगा। और अपॉइंट हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट फॉर कंसिडरेशन शैल बी इशूड एन एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, जो 4 गुना में आ जाएगा उनको रिटन एग्जाम के लिए। ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन ऑफ द पोस्ट ऑफ डिफरेंट नोमेनक्लेचर बट ऑफ सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन द कमीशन शैल बी कमिटेड होल्ड 1 एग्जाम, एक सिंगल एग्जाम होगा, ये आपको पहले भी बता दिया था। मेरिट बेस्ट आपको कैंडिडेट लिए जाएंगे। ठीक है, अगर किसी में फॉर्म ही कम भरेगा किसी चीज़ के तो उसके लिए वो एचएससी जो है फ्री है, कमीशन डेट एक्सटेंड कर सकती है पब्लिकेशन की, मतलब उसमें डेट बढ़ा भी सकती है कि मान लो कैंडिडेट ही पूरे ना हो किसी में, मान लो ईएलडी के जैसे पोस्टें ज़्यादा हैं, शायद हो सकता है 4 गुना कैंडिडेट पूरे ना हो। ठीक है, तो कम ये हो सकता है 2 गुने भी ना हो, तो कम से कम वो पूरे होने तक तो इंतज़ार किया जाएगा। नहीं पूरे होते हैं वैकेंसी के इक्वल तो फिर वैकेंसी से ज़्यादा होने चाहिए, जितनी वैकेंसी है तब तक एक्सटेंड की जाएगी डेट। ठीक है, अब
अगर आपको जनरल कैटेगरी में जाना है तो आपको ये नहीं हो सकता कि आपने 47 नंबर ले लिए और आप 46 ले लिए और आप जीएनएम करे बैठे हैं, रिटर्न में फाइनल में 47, और बीसीबी आपका है कैटेगरी, या बीसीए है या एससी है, तो आप जनरल में फाइट नहीं कर पाएंगे। जनरल में फाइट करने के लिए आपको रिटर्न की जो 50% वाली है, 48 पॉइंट समथिंग जो भी है, वो आपको करनी पड़ेगी पूरी। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लें, वो आपको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। जो 10% कंसेशन है तो वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी में ही रहेंगे। अगर आपके 40% से ऊपर मार्क्स हैं, 50% से कम है, तो आप उसी में रहेंगे। ठीक है जी। और शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन, रिकमेंडेशन और वेटिंग लिस्ट इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज एंड पब्लिश ऑन द वेबसाइट। अब कई क्या कहते हैं जी, मैं तो जनरल में, मेरा तो EWS में है, कट ऑफ ज़्यादा चली गई, मैं वो जनरल में जाना चाहता हूँ, तो आप जनरल नहीं जा पाएंगे। ठीक है, जनरल में आप वेटिंग में नहीं जा पाएंगे, स्टार्टिंग में तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात तो मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ कि भरना EWS ही। फाइनल में कट ऑफ जो है वो पहले सारे जनरल में जाते हैं, फिर EWS अलग अलग कैटेगरीज में फिर जाते हैं। तो जनरल में तो सारे एलिजिबल हैं, तो आप सभी जो है अपनी कैटेगरी ही भरना। जनरल तो वो भरना जिसकी और पॉसिबल नहीं है, जो क्राइटेरिया नहीं बनता जिसका। ठीक है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, नहीं मिलता है किसी केसेस में स्किल और रिटन एग्जामिनेशन में, अनफुलफिल्ड पोस्ट विच रिमेन अनफुलफिल्ड शैल बी री एडवर्टाइजमेंट कर दी जाएगी एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, यानी वही बैकलॉग में आ जाएगी। रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए आपको नियम पता ही होंगे सारे। ठीक है, तो PWD वाली जो भाई 3 की जगह 4% है, शायद इस बार 4% ही होगी, उम्मीद करता हूँ। रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन की कुछ और पॉलिसीज वगैरह के दिए हुए हैं, इनकी थोड़ा बहुत डिटेल आप पढ़ लेना। बाकी आप सबको पता ही है, मैं क्लियरली एक ही बात सीधा कह रहा हूँ, सारे पहले जनरल में आएंगे, जनरल का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते वो अपनी कैटेगरी में रहेंगे। ठीक है, या फिर जनरल में रिटर्न वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं करता वो अपनी कैटेगरी में रहेंगे, बाकी सारे के सारे जनरल में जाएंगे। आपने कोई बेनिफिट कैटेगरी का लिया है तो आप नहीं जा पाएंगे, फीस कोई है ही नहीं इसमें। ठीक है, और दूसरे स्टेट वाले सारे के सारे जनरल में होंगे, इसलिए जनरल की कट ऑफ जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो जनरल की बिल्कुल भी ना भरिए, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। जनरल तो लास्ट ऑप्शन है कि आपके पास और ऑप्शन। क्रीमी लेयर वाले भी जनरल भरें भाई, ठीक है, वो अपनी कैटेगरी में नहीं हो सकते। क्रीमी लेयर जिनकी 6 लाख से ऊपर है फैमिली इनकम। चलिए जी, और कुछ एक्स सर्विस मैन वाले देख लें मैं थोड़ा। ठीक है, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विस में देयर फैमिली मेंबर शैल बी एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर, जो दे रखे हैं 9/3/2022, यानी कि आपको एक ही बार बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं हो सकता पहले बहुत बार बेनिफिट ले लेते, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। मुझे तो एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, बट ये इंस्ट्रक्शन थी कि एक ही बार ले पाएंगे आप बेनिफिट। पहले क्या होता था, एक में ले ली, फिर दूसरे में ले लिया, फिर तीसरे में लिया, ऐसे बार बार जॉब नहीं चेंज कर पाएंगे। अब आपको एक ही बार पूरे लाइफ टाइम में चांस मिलेगा। ठीक है, चलो ये दे रखा है फर्स्ट, ये यहाँ से पढ़ लो, इसमें दे रखा है अगर आपने एक बार बेनिफिट उठा लिया, ये पॉइंट में दे रखा है। सेकंड में दे रखा है कि he she himself herself shall not be entitled to avail the benefit of reserve in civil service for any subsequent appointed in any department। ये सारी चीज़ दे दी कि आपको दोबारा से उसका फायदा नहीं मिलेगा। हाउएवर द बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, हाउएवर द बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन फॉर सिक्योरिंग अनदर एम्प्लॉयमेंट इन हायर पे स्केल शैल रिमेन कंटिन्यू। अच्छा, सिर्फ आपको इसका फायदा मिलेगा, हाँ, एज का तो फायदा मिलेगा। दूसरा पेपर देना चाहते हैं तो आपको हायर पे स्केल के लिए तो आपको उसका फायदा तो मिलेगा, एज का, रिलैक्सेशन का। बाकी आपको एक्स सर्विसमैन काउंट नहीं किया जाएगा, बस ये है। इसका एक पॉइंट और देख लेते हैं। देखो, जितना डिटेल से पढ़ेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। एज और फैमिली मेंबर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अवेल द, अब उसको मिल गया तो भाई उसके फैमिली वाले भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें।
बी पॉइंट है, अगर उसने ऑलरेडी जॉब ले ली है सिविल सर्विस में रेगुलर बेसिस पे, तो अंडर द स्टेट गवर्नमेंट विदाउट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, अगर किसी एक्स सर्विसमैन ने बिना एक्स सर्विसमैन का फायदा उठाए हुए जॉब ले ली, ठीक है, लिख रखा है फेलिंग विदाउट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। मान लो एक्स सर्विसमैन है और वो नॉर्मल कैटेगरी जनरल कैटेगरी में लग गया, सिलेक्ट हो गया, उसने एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट नहीं उठाया, एक्स सर्विसमैन वाले कोटे में नहीं लगा, वो लगा जनरल कोटा जो नॉर्मल होता है। मान लो जनरल की कट ऑफ 70 चली गई, एक्स सर्विसमैन की 60 है, अगर वो 70 से ऊपर नंबर लिए बैठा है तो वो जनरल में पास हो गया। उस केसेस में उसके जो बेटा है या बेटी है या स्पाउस है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट डिपेंडेंट का ले पाएंगे। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ कर रखी है, पता नहीं कई बार इनके दिमाग में क्या भर जाता है। ये देखो कितनी अच्छे से पॉलिसी बना रखी है। Where an ex-serviceman who or himself herself is eligible to avail the benefit of reservation under these instruction but he does not want re-employment in civil service, ठीक है। अब देखो वो बेनिफिट उठा रहा है लेकिन वो नहीं चाहता दोबारा से री एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विस इन सच केसेस, ठीक है। मान लो जॉब लग गई लेकिन वो लेना नहीं चाहता वो दोबारा से एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब रिजर्वेशन में फार्म तो भर दिया, पेपर भी दे दिया, बट लगना नहीं चाहता, जॉब नहीं ली उसने, तो उस केसेस में भी फैमिली वालों को जो बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, एक्स सर्विसमैन जो है बिफोर ज्वाइनिंग एनी सिविल एम्प्लॉयमेंट ही शी कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज एक्स सर्विसमैन फॉर एनी वन ऑफ द सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट्स। अवेल ऑफ दिस बेनिफिट नेक्स्ट सर्विस एज सुन सिविल एम्प्लॉयमेंट शुड गिव सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग टू द कंसर्न एम्प्लॉयर। वहाँ से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कंसर्न एम्प्लॉयर से, ठीक है। आप पहले मान लो आपकी पूरी ना हो और एक्स सर्विसमैन होने वाला है आपका पूरा, तो आप वहाँ से कंसेंट लेके देंगे, ठीक है जी। Further, the benefit would be admissible only in respect of vacancy which are filled by direct recruitment, whatever reservation is applicable to ex-servicemen। चलो जी, बाकी तो चीज़ें आप पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको मिलिट्री पर्सोनेल शेल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन, इधर जो आप कह सकते हैं मतलब शहीद परिवार है मिलिट्री में जो, ठीक है, उनकी फैमिली मेम्बर्स में तो 2 फैमिली मेम्बर्स को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपनसेट अपॉइंटमेंट टू वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स अंडर एक्स ग्रेशिया पॉलिसी, नेमली जिसको नेम दिया गया कंपनसेट अपॉइंटमेंट टू फैमिली मेम्बर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पर्सोनेल पॉलिसी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक्स ग्रेशिया के बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर प्रिपरेशन फॉर फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट एक्स सर्विसमैन और पोस्ट रिजर्वेशन फॉर इस तरह से रहेगी भाई। सबसे पहले तो डिसेबल एक्स सर्विसमैन को लिया जाएगा, जो एक्स सर्विसमैन वार वगैरह पीड़ित वगैरह है या उससे कोई डिसेबल हुआ है तो पहले उनको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद फिर डिसेबल सर्विसमैन की फैमिली वालों को। अब मान लो फौजी तो ठीक ठाक है लेकिन सॉरी मतलब फौजी को कुछ हुआ है बट जॉब उसका बेटा ले रहा है, डिपेंडेंट वाले ले रहे हैं, तो उनको भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद फिर थर्ड पॉइंट है एक्स सर्विसमैन जो नॉर्मल है उनको कोई दिक्कत नहीं है ना, और फिर फोर्थ नंबर है डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है जी। क्योंकि देखो सेकंड पॉइंट इसलिए अच्छा पॉइंट है क्योंकि भाई देखो डिसेबल है कोई एक्स सर्विसमैन, वो तो अब कर नहीं पा रहा है जॉब, तो उसके फैमिली मेम्बर को एक्स सर्विसमैन से पहले मिलना ही चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि उसको जॉब की ज़रूरत है। डिसेबल एक्स सर्विसमैन मीन्स ए पर्सन हु हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम मिलिट्री सर्विस ड्यू टू डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड ड्यू टू मिलिट्री सर्विस वगैरह में, ठीक है। चलो ये तो सारी चीज़ें सबको पता ही है। रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल रहेगी, देयरफॉर ए डिसेबल एक्स सर्विसमैन हु इज सिलेक्टेड अगेंस्ट द पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन विल नॉट बी काउंटेड अगेंस्ट द पोस्ट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी। एक तो ये कि ये हॉरिजॉन्टल है तो आप ये ना सोचे कि वो पीडब्ल्यूडी वाला जो फिजिकल हैंडीकैप है वो नहीं माना जाएगा डिसेबल वाला, ठीक है, वो उसी में चला गया एक्स सर्विसमैन डिसेबल एक्स सर्विसमैन वाली लिस्ट में, ठीक है। चलो जी, चलो एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। इन ऑल सर्कमस्टांसेस द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अगेंस्ट द पोस्ट
Reserved for ex-servicemen shall be admissible at the time of final selection list only and not at the time of preliminary test, main test और interview. ठीक है, तो वो एडमिसिबल रहेगा भाई। अगर पहले मान लो आपने फार्म भरा तब रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा नहीं उठाया आपने एक्स सर्विसमैन का, और अब आप फाइनल लिस्ट के टाइम इसमें जो सेकंड है इसमें भरना चाहते हो, आप नहीं भर पाए उसमें, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और जो डिस्चार्ज हुए, ठीक है, सर्विस से या किसी भी तरीके से डिसमिसल हुए, मिसकंडक्ट या इनएफिशिएंसी, ठीक है, तो उन केसेस में उनको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, आपको अटेस्टेड फोटोकॉपी आइडेंटिटी कार्ड की इश्यूड बाय जो जिला सैनिक बोर्ड है वहाँ से एएसएम कैंडिडेट जो भी है उनको लेनी पड़ेगी। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली सबको पता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बेंचमार्क वाले आगे भी फिजिकल हैंडीकैप वाले, इनको भी अच्छे से पढ़ देना। जो पॉइंट क्लियर ना हो वो पूछ लेना, आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर वीडियो भी बनानी पड़े तो बता दें। शेड्यूल कास्ट को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड को भी 5 है, और डिसेबल पर्सन है, ठीक है, उनको भी 5 साल की छूट है। और इसके अलावा 52 ईयर्स फॉर ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए है। ठीक है, इनको 10 ईयर्स के 5+4 मिल जाएगी। जो एससी वाले हैं, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और ईडब्ल्यूएस है, 5 तो वो हो गई, 5 इसकी मिल गई, तो 10 हो गई टोटल। ठीक है जी, पुलिस में जाते हैं कांस्टेबल, और ऐसे तो 5 ईयर की रिलैक्सेशन है सबको। ठीक है, एससी को है, बीसी को है, ईडब्ल्यूएस को है। वाइज ऑफ मिलिट्री पर्सनल है जो या डिसेबल वाइल इन मिलिट्री सर्विस, तो 5 ईयर की उनको है। विडो है, लीगली डिवोर्स है, उसको भी 5 साल की है। जुडिशियली सेपरेटेड वोमेन है, उसको भी 5 साल की है। ठीक है, अनमैरिड वोमेन है, उनको भी 5 साल की है। एक्स सर्विसमैन, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर में, उनको भी 3 ईयर्स का है रिलैक्सेशन। ज़्यादा डिटेल से इसको आप खुद से भी पढ़ लें। ठीक है, मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इसको पढ़ें। एक्स सर्विसमैन का मैंने आपको बता ही दिया, आपको लगाना पड़ेगा परफॉर्मा। ठीक है, नेक्स्ट 3 जो शायद इसके साथ में अटैच भी होगा। ठीक है, सारी गाइडलाइंस आप अच्छे से पढ़ें। मैं आपको कहूँगा नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूबर्स के भरोसे मत बैठा करो। ये देख लो, पोस्ट प्रेफरेंसेस, स्किल और रिटन एग्जामिनेशन इज बीइंग हेल्ड फॉर मल्टीपल पोस्ट डिपार्टमेंट ग्रुप, therefore detailed option for various set post department need to be filled by the candidate through online mode। ठीक है, तो आपने प्रेफरेंस देखो, नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लेना, बाद में मत कहना जी मुझे पोस्ट नहीं मिले। कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अ पोस्ट और डिपार्टमेंट इफ सच ए कैंडिडेट हैज नॉट गिवन हिज और प्रेफरेंस फॉर द सेम। अगर आपने प्रेफरेंस ही नहीं भरी किसी पोस्ट की, डिपार्टमेंट की, तो वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दोनों भरनी है, पोस्ट पर, और पोस्ट में 2 डिपार्टमेंट, तो दोनों की प्रेफरेंस भरना, नहीं तो एक डिपार्टमेंट की भर दीजिए, मुझे तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक है, DHBVN में नहीं जाना, तो भाई वो एक ही भरे, फिर उसको DHBVN में वाली में मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें, जिसमें जाना वही भरे, जो नहीं भरेंगे उनको उसमें चांस नहीं मिलेगा। टाई केसेस में क्या रहेगा, सिमिलर मार्क्स आ जाएंगे, इक्वल मार्क्स आए, क्योंकि ये तो मेंस है, और मेंस में सेम मार्क्स आएंगे, क्योंकि इस बार आपका परसेंटाइल तो है नहीं, एक ही सेम शिफ्ट में पेपर है, तो आपको सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा रिटन। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर आपको एज वाला बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और आपके रिटन मार्क्स भी सेम है। ठीक है, और आपके सेम डेट ऑफ बर्थ है। अब ये भी हो जाए किसी का, तो फिर उसको इन केस देर आर मोर देन वन कैंडिडेट हैविंग विद द ओल्डर। अच्छा, पहला तो एज के कारण मिले, पहला एज देखी जाएगी भाई, एज के बाद आपको रिटर्न में देखा जाएगा ज्यादा मार्क्स किसके हैं। ये इस बार इन्होंने उल्टा कर दिया, पहले रिटर्न में देखे जाते थे, पहले रिटर्न में जिसका ज्यादा स्कोर होता था ना उसको पहले दिया जाता था, अब ये हो गया उल्टा। चलो, एज का बेनिफिट पहले दे रहे हैं। अब अगर फिर एज सेम डेट ऑफ बर्थ है
तो उस केसेस में फिर हायर स्कोर देखेंगे रिटन एग्जाम में, स्किल टेस्ट में किसका रहा। रिजेक्ट किस कारण हो सकते हैं? एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिजेक्ट हो सकता है, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है एंड नॉट ऑनलाइन नहीं है, क्वालिफिकेशन हिंदी संस्कृत नहीं है जो जरूरी है 10वीं में, एप्लीकेंट डज नॉट पोजेस द रिक्विजिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑन कट ऑफ डेट। ठीक है, कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग नहीं है। मान लो आपकी भाई बात की जी, मेरे तो अभी रिजल्ट तो आ लिया, डीएमसी नहीं आई, रिजल्ट लगा देंगे जी, लगा दो रिजल्ट, आप तो बाहर हैं। ठीक है, डीएमसी चाहिए, इशू डेट चाहिए 4 अप्रैल से पहले की, ओवर एज है या अंडर एज है कट ऑफ डेट के टाइम पे। ठीक है, या आपने किसी में क्या किया, वेरिएशन इन डाटा ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में और उनमें फ़र्क है, आपने गलत भर दिए। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है पूरी, तो उन केसेस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स बियॉन्ड द लिमिट मेंशन इन सीईटी नोटिफिकेशन, ये जो दिया था 5 मई 2022, ठीक है, शैल नॉट बी कॉल्ड फॉर, इन लिमिट से बाहर है तो भी आपको डिसीजन फाइनल रहेगा किसका, कमीशन का। ये पॉइंट छोड़िए मत कभी, जैसे ये पॉइंट कभी नहीं छोड़ती। ठीक है, किसी भी केसेस में आप ध्यान रखें कि फाइनल डिसीजन उनका होगा, कमीशन का होगा। बायोमेट्रिक, फेशियल मिसमैच हो, ये सब चीज़ों में आप जिम्मेवार रहेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान से सारी चीज़ें करें। चलिए जी, बस हो गया आई थिंक सारी चीज़ें। बाकी मैं कहूँगा फिर एक बार लास्ट, शुभ दिन, नमस्ते। अगर लगा कि आपको वास्तव में मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई है तो शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखें और थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्ते, जय हिंद, राम राम।